राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे गैर भाजपा राज्यों से महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचारों के समाचारों पर हो हल्ला करने वाले नेता, आंदोलनजीवी वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जो लोग मणिपुर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग धान की खेती करते हैं, जबकि पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग अवैध तौर पर अफीम की खेती भी करते हैं। और इसके पीछे कन्वर्जन का एक रैकेट है, इसके पीछे हथियारों की एक लॉबी भी है। इसी से जो अवैध मादक पदार्थों की खेती है उससे कमाए पैसे से चीन और म्यांमार से उन लोगों को आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। यह दुर्भाग्य की बात रही कि आज़ाद भारत की कांग्रेसी सरकारों द्वारा न तो पूर्वोत्तर और न ही अन्य राज्यों में उन राज्यों के आर्थिक विकास के लिए कोई ठोस जमीनी प्रयास किए जाएं, ऐसा पहल उस ओर से नहीं दिखाई दी। इंडिया के नाम पर जो विपक्ष की टोली तैयार हुई है, इनमें से अधिकतर सोनिया मनमोहन की यूपीए में शामिल रहे, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। यानी इसका एक राजनीतिक आधार है जो आरोप प्रत्यारोप का है, उसको हम एक किनारे नहीं रख सकते। नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज देश में संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया के सभी मंचों पर मणिपुर की चर्चा है। मणिपुर जहां मई में हिंसा भड़की थी और जब लग रहा था कि अब वहां हालात सामान्य होने लगे हैं, तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया और तभी से उस वीडियो के वायरल होने के बाद से, जिसमें एक भीड़ दो महिलाओं की परेड कराती दिखती है और अभद्र हरकतें करती है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 4 मई का है, जब मणिपुर में हिंसा शुरू ही हुई थी। निश्चित तौर पर ये बेहद शर्मनाक घटना है, सभी के लिए शर्मनाक घटना है और इस घटना में शामिल आरोपियों को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है। मणिपुर के वायरल वीडियो पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मीडिया और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले वायरल हुए इस घृणित वीडियो पर विपक्ष संसद में सवाल नहीं उठा रहा बल्कि बवाल कर रहा है, जिसके चलते इस घटना पर वास्तव में जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा हो ही नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ ठीक ऐसी ही घटना पर आप देखेंगे प्रतिक्रियाएं बिल्कुल ना बराबर हैं या सन्नाटा कह सकते हैं। वो दूसरी घटना पश्चिम बंगाल से आई है, जहां हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में एक महिला के साथ हिंसा और उसे निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया। और जब ये वीडियो सामने आया तो विपक्षी पार्टियों को जैसे सांप सूंघ गया। न गुस्सा, न सवाल और न जो संसद में दिख रहा है उस तरह का कोई भी बवाल। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे गैर भाजपा राज्यों से महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचारों के समाचारों पर हो हल्ला करने वाले नेता, आंदोलनजीवी वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं? आखिर भाजपा शासित मणिपुर की हिंसा और वायरल वीडियो पर हंगामा और गैर भाजपा राज्यों में हिंसा पर चुप्पी, क्या ये दो मुहा रवैया वास्तव में महिलाओं को न्याय दिला सकेगा या इसके पीछे की राजनीति है जो स्थितियां और बिगड़ने और स्थितियों को खराब करने का अभी इंतजार करती हुई लगती हैं? मणिपुर का वायरल वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्ष क्या, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कई प्रश्न उठने लगे हैं। जब लगने लगा था कि मणिपुर में हालात नियंत्रण में आने लगे हैं, स्थितियां काबू में, तभी ये वीडियो वायरल क्यों हुआ? पहली बात तो इसकी टाइमिंग को लेकर है। और जब संसद के सत्र से ठीक एक दिन पहले ये वीडियो जारी हुआ तो इसकी टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में घुमड़ रहे हैं। जब से ये वीडियो आया है तब से साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित करने की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ढंग से कोशिश नहीं की। जो काम किया जाना था वो शायद नहीं हुआ, परंतु क्या वास्तव में इस बात में सच्चाई है? आइए जरा थोड़ा समझते हैं। ये अब सभी जानते हैं कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच तनाव और तनातनी जारी है और ये आज से नहीं, ये बहुत पुरानी कहानी उस राज्य की है। मैतेई और कुकी समाज के बीच जो तनाव है वो मौजूदा हिंसा का कारण है। अप्रैल में जब वहाँ हाईकोर्ट ने मैतेई समाज को एसटी दर्जा देने का फैसला सुनाया, तभी से ये तनाव, तनातनी हिंसा में बढ़ गई। और मई के पहले हफ्ते में जब हिंसा फैली तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हिंसा फैलते ही केंद्र और राज्य सरकार ने
क्या क्या कदम उठाए। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को अंदेशा था कि हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि मैतेई जो कि वहाँ मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ हिंदू समाज है उसके पक्ष में फैसला आया था, और कुकी समाज जो पहाड़ों में बसा हुआ ईसाई समुदाय है, चर्च जिसके पीछे है, वो इससे भड़क गया, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वो ही एसटी में आते थे और आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था। जबकि मैतेई वहाँ की सबसे पुरानी जनजाति है, वो सालों से इस हक के लिए, इस अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जो लोग मणिपुर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग धान की खेती करते हैं, जबकि पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग अवैध तौर पर अफीम की खेती भी करते हैं। और इसके पीछे कन्वर्जन का एक रैकेट है, इसके पीछे हथियारों की एक लॉबी भी है। इसी से जो अवैध मादक पदार्थों की खेती है उससे कमाए पैसे से चीन और म्यांमार से उन लोगों को आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। तो उनके पास हिंसा करने का कारण भी था और उसके लिए हथियार भी थे, यानी ये दोनों चीज़ें उनके हाथ में। इसलिए 3 मई को जैसे ही हिंसा भड़की, उसी दिन सेना की 55 टुकड़ियों की तैनाती हुई थी। जी हाँ, 55 टुकड़ियों की तैनाती हुई थी, जो लगातार स्थितियों को सामान्य करने के लिए, लोगों को अपने घर में शांति से टिकाए रखने के लिए प्रयास कर रही थी। भारतीय सेना ने उसी रात 9000 लोगों को हिंसा से बचाया और सुरक्षित निकाला। सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका थी जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई। ये 9000 लोग थे। उसके अतिरिक्त मैतेई समाज के जो घरों को आग लगा दी गई थी, जिसकी खबरें आई थी, महिलाओं और पुरुषों, यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों के जले शवों के वायरल वीडियो साक्ष्य हैं कि कैसे उनके साथ बर्बरता की गई थी। जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे हालात में, उन दुरूह स्थितियों में सारी व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जहां ये सेना और अर्धसैनिक बलों ने अपनी भूमिका को बड़ा कठिन समय में, परीक्षा के काल में, ये एक कठिन समय था जिसमें से उस समाज को राहत देने का काम सुरक्षा बलों ने किया। ये फसल का मौसम है, किसान खेतों में काम करते हैं, तो उन पर किसी तरह का हमला ना हो, इसके लिए भी सुरक्षा बलों की ओर से 2000 बल की तैनाती की गई। 2000 जवान वहां तैनात किए गए। लोगों को दवाइयाँ, पेट्रोल, ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स दिन रात लगे रहे और गृह मंत्री लगातार इस स्थिति का जायजा ले रहे थे। विपक्ष और विदेशी मीडिया लगातार मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए पीएम को गैर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके आरोपों से पहले ये जानना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार के लिए जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके हर एक राज्य का क्या महत्व है। ये वो राज्य हैं जो स्वतंत्रता के बाद से ही, जहां एक हिंसा का, अराजकता का एक इतिहास रहा है, लंबा दौर रहा है, और वहां विकास शायद हाशिए पर रख दिया गया था। पिछले 9 सालों में वहां पर हमें विकास की एक कहानी आगे बढ़ती हुई दिखती है, लोगों को सामाजिक न्याय की एक आस जगती हुई दिखती है। उसी के बीच में चीज़ों को पटरी से उतारने का ये काम मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में अगर हम बात करें तो वहाँ हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन केंद्र में वर्तमान भाजपा सरकार आने के बाद से पूर्वोत्तर में विकास की हवा बहने लगी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। माहौल सामान्य होने लगा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो लोग अलगाववाद की बात करते थे वो बातचीत के टेबल पर तक आए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह दुर्भाग्य की बात रही कि आज़ाद भारत की कांग्रेसी सरकारों द्वारा न तो पूर्वोत्तर और न ही अन्य राज्यों में उन राज्यों के आर्थिक विकास के लिए कोई ठोस जमीनी प्रयास किए जाएं, ऐसा पहल उस ओर से नहीं दिखाई दी, और न ही उनके सामरिक महत्व को पहचानने पर ही ध्यान दिया गया। इस वजह से विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के इस भाग की अगर बात करें तो बाकी देश के मुकाबले जो सहज अपनत्व की भावना होनी चाहिए थी, वो भावना वहाँ ऐसी नहीं थी आज़ादी के बाद से। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद पूर्वोत्तर भारत के पूर्ण विकास पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा है कि देश के हर राज्य का संतुलित और तीव्र विकास हो ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। इस सपने को साकार करने के लिए सरकार ने 65 साल से उपेक्षित पूर्वोत्तर भारत में विकास की नई कहानी लिखने का काम किया है। पिछले 7-8 वर्षों में पूर्वोत्तर के राज्यों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। सड़कों का जाल दिखाई देता है, गांव में इंटरनेट की पहुंच दिखाई देती है, बिजली का एक, अगर हम कहें कि
ऊर्जा से, इंटरनेट से, सड़क से, सभी से अलग थलग पड़े हुए हिस्सों को जोड़ने का काम पिछले 7-8 साल में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल, मणिपुर में 4 जनवरी 2022 को लगभग 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और करीब 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी इस बीच किया गया। ये जो परियोजनाएं हैं वो सड़क निर्माण से, पेयजल आपूर्ति से, स्वास्थ्य से, शहरी विकास से, आवासन से, सूचना प्रौद्योगिकी से, कौशल विकास आदि से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर की कला और संस्कृति जैसे जो विषय हैं वो भी समाज के विकास के साथ में उन क्षेत्रों को भी उपेक्षित ना छोड़ा जाए, इन योजनाओं में ये ध्यान भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्माण की जाने वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला इस बीच में रखी है। उन्होंने 75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की NH 37 बराक नदी पर बने स्टील ब्रिज का जो उद्घाटन किया है वो मील का पत्थर है पूर्वोत्तर के विकास की दृष्टि से। जो सिलचर और इम्फाल के बीच में ये जो पुल है यातायात को आसान बनाएगा। उन्होंने लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 2387 मोबाइल टावरों को भी मणिपुर के लोगों को समर्पित किया है। जी हाँ, ये कुछ काम हैं जो मैं बता रहा हूँ जिनकी चर्चा नहीं हो रही और केवल हिंसा की बात की जा रही है। इसी तरह से इम्फाल की अगर बात करें तो 160 करोड़ रुपए की लागत से PPP के आधार पर निर्माण किए जाने वाले अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी शिलान्यास इस बीच में हुआ है। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने कियामगई में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिसे DRDO के सहयोग से लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जिन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ध्यान पूर्वोत्तर पर नहीं है, उनके लिए जानने वाली बात है कि अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी 50 से अधिक बार उत्तर पूर्व राज्यों का दौरा कर चुके हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस प्रधानमंत्री ने देश में 65 साल से उपेक्षित राज्यों में करोड़ों अरबों रुपए विकास के लिए निवेश किए हों और जहां उद्देश्य पूरा होने वाला है, ये आस जगने लगी हो, यानी वहां विकास होने लगा है, शांति बहाल होने लगी, वहां हिंसा होगी तो क्या वो संज्ञान नहीं ले रहे होंगे? क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि इस शांति के दुश्मन कौन है? इंडिया के नाम पर जो विपक्ष की टोली तैयार हुई है, इनमें से अधिकतर सोनिया, मनमोहन की UPA में शामिल रहे, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। यानी इसका एक राजनीतिक आधार है जो आरोप प्रत्यारोप का है, उसको हम एक किनारे नहीं रख सकते। अब जरा UPA और मोदी सरकार के शासनकाल में मणिपुर का ग्राफ भी जान लीजिए। अगर आप 1999 के बाद से सेना के जवानों के साथ आम लोगों की मौतों की संख्या पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ BJP सरकार, भाजपा सरकार ही है जो इलाके में सामान्य स्थिति बहाल कर पाने में कामयाब हो पाई है। और इसकी गवाही कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं देते, इसकी गवाही आंकड़े देते हैं। UPA के शासनकाल की तुलना में भाजपा शासन में मणिपुर में नागरिकों की हत्याओं के मामले में 6 गुना कमी आई है। UPA शासन 2004 से 2013 के बीच की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा 772 था, वहीं वर्तमान केंद्र सरकार की अगर बात करें इस राज्य में 122 लोगों की मौत हुई है। एक मौत बराबर दुखद है, परंतु ये जो गिरावट आई है ये शायद राज्य की स्थिरता, राज्य की शांति कुछ लोगों को खटक रही है, जिन्होंने मणिपुर को फिर से सुलगाने का काम किया है। चाहे नागरिक हों या सुरक्षा बल, भाजपा सरकार के कार्यकाल में इनकी हत्याओं में भारी कमी आई है। उग्रवाद की बात करें तो 2004 से 2013 के बीच का जो कालखंड है, UPA शासन के दौरान 4763 उग्रवादी घटनाएं हुई थी, आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, जबकि भाजपा के शासनकाल में, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो 1602 घटनाएं गिनती में आई हैं। यानी UPA की तुलना में भाजपा शासन में उग्रवाद की घटनाओं में, आतंकवाद की घटनाओं में लगभग 3 गुना की कमी आई है। सुरक्षा बलों की बात करें तो UPA कार्यकाल की तुलना में भाजपा सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा बलों की हत्याओं के मामले में 3 गुना की कमी आई है। 2004 से 2013 के बीच ये 219 सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे, जबकि 2014 से 2023 में 71 जवान बलिदान हुए हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे राजनीतिक दल पचा नहीं पा रहे हैं।
भाजपा शासनकाल में मणिपुर हिंसा में आई भारी कमी और माहौल का सामान्य होना इन राजनीतिक दलों को खटक रहा है। वो हालात को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बाद से राज्य की स्थिति विशेष तौर पर बिगड़ी है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बाकी आप खुद भी सोचिए कि एक तरह की घटनाओं पर दो तरह का रवैया वो इन दलों की मंशा, इनकी नीयत बता रहा है। मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मणिपुर के वायरल वीडियो जैसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल में ही हुई है। वहाँ एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि कैसे अभी पंचायत चुनाव के दिन 40-50 टीएमसी गुंडों ने उसे भाजपा का समर्थन करने की वजह से उसके साथ बर्बरता की, हिंसा की और उसे निर्वस्त्र कर दिया। वहीं ममता बनर्जी जो मणिपुर वायरल वीडियो पर हल्ला मचा रही थी, उन्हें अपने प्रदेश की इस शर्मनाक घटना पर शायद उनकी नज़र नहीं पड़ी है। उनकी चुप्पी पूरी कहानी बताती है। ये विपक्षी दलों का नया गठबंधन जिसने खुद को इंडिया नाम दिया है। इंडिया राज्यों के हिसाब से महिलाओं के अत्याचारों पर प्रतिक्रिया देता है। इनके लिए जब इंडिया की सभी महिलाओं को लेकर एक सी संवेदना नहीं है तो सोचिए ये इंडिया जो राज्य के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, राजनीति का स्थानीय मान तय करते हुए महिला का सम्मान तय करेगा तो इस इंडिया की दृष्टि कितनी दोषपूर्ण है। इंडिया वो नहीं है, भारत ये नहीं है। भारत में महिला का एक स्थान, एक सम्मान, जब तक हम उसके लिए एक सामूहिक चेतना के तौर पर एक समान संवेदनशीलता के साथ नहीं सोचेंगे, तब तक हर माता बहन के सम्मान को ये राजनीतिक दल इसी तरह नीलाम करते रहेंगे। ज़रूरत है महिलाओं के सम्मान को स्थान देने की, समाज में उनके स्थान को बनाए रखने की, उसके लिए पर्याप्त संवेदनशील बने रहने की। और हमारे जज्बात से खेलने वाले, हमारे भावनाओं से खेलने वाले अगर राजनीतिक दल आएंगे और उसके लिए हमारी माँ बहनों को औजार बनाएंगे तो उन राजनीतिक दलों की भी खबर लेने की बहुत ज़रूरत है। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी एक और ऐसे ही मुद्दे के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ और पूरे सच के साथ।